नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सच्ची घटना है ये शुरू होती है 15 मार्च 2013 से। अब इधर जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है जो कि आगरा। अब शाम के तकरीबन जो है 7 बजे एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है, फ़ोन करता है और वो पुलिस को बताता है कि दयाल बाग इलाके में एक रेड कलर की आल्टो कार जो है खड़ी हुई है, बहुत देर से खड़ी हुई है। मतलब बहुत देर से बोलें तो कल दोपहर से खड़ी हुई है और उस कार को लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। और आसपास के लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस कार में कुछ ना कुछ संदिग्ध सामान छुपा हुआ है। कुछ देर बाद जो है पेट्रोलिंग बाइक जो है उस पर 2 पुलिस वाले जो है आते हैं और उस इलाके में आने के बाद जो है उस कार को चेक किया जाता है। उसकी डिग्गी लॉक थी, कार भी लॉक थी। तो ऐसा लगता है कि भाई उसकी डिग्गी में हो सकता है कि कुछ ना कुछ संदिग्ध हो। अब इसी के चलते जो है पुलिस वाले क्या करते हैं, एक लोकल मैकेनिक को बुलाते हैं और उसकी डिग्गी खुलवाते हैं। अब जब डिग्गी खुलवाते हैं जब और चारे दरवाजे जब खुलवाए जाते हैं तो इस गाड़ी से कुछ संदिग्ध नहीं मिलता। लेकिन अब पुलिस को जो है उस गाड़ी के नंबर से उसका जो ओनर होता है उसके डिटेल्स को निकलवाती है। अब जो है भाई पुलिस को थोड़ा सा टाइम लगता है उसकी डिटेल निकलवाने में। अब जब डिटेल निकलवाती है तो उसके ओनर का जो नाम था वो ऋषिपाल शर्मा। अब पुलिस जो है जो ऋषिपाल जो शर्मा होते हैं उनको बताती है कि दोपहर से जो है आपके दयालबाग इलाके में खड़ी हुई है। अब ऋषिपाल शर्मा अपनी बीवी के साथ तुरंत जो है उस जगह पर पहुंच जाते हैं, अपनी गाड़ी को कंफर्म करते हैं, बोलते हैं कि भाई हाँ ये मेरी गाड़ी है और साथ में पुलिस को बताते हैं कि ये गाड़ी उनकी बेटी नेहा शर्मा यूज़ करती है। दरअसल जो उनकी बेटी होती है डेली उस गाड़ी को लेकर कॉलेज आया करती है और जो है वहाँ पर जो दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो वो पढ़ा करती थी। उधर पर जो है वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। अब वो डेली जो है उनकी जो बेटी है कॉलेज लेकर जाती थी वो गाड़ी और वो शाम को 5 बजे तक घर भी वापस आ जाती थी। लेकिन आज 7 बजे तक जो नेहा है वो घर वापस नहीं आई है। पहले तो जब माता पिता ने कॉल किया तो 10 से 15 बार कॉल करने पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और फिर जो है एक लड़का फ़ोन उठाता है और वो नेहा के माता पिता को बताता है कि नेहा मार्केट गई है, कुछ देर में वो जो है घर पहुंच जाएगी। अब फिर से कुछ देर बाद जब उसके माता पिता फ़ोन लगाते हैं तो नेहा का जो फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब नेहा के माता पिता को कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी क्योंकि जो है नेहा से उनकी जो है बात नहीं हो पा रही थी और गाड़ी की जो है इस संदिग्ध अवस्था में मिलना, दयालबाग इलाके में मिलना, यानी कि कुछ ना कुछ जो यहाँ पर गलत ज़रूर हुआ था। अब नेहा शर्मा के पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और नेहा के बारे में जानकारी ली जाती है। नेहा के दोस्तों को कॉल करके भी पूछा जाता है और यहाँ पर नेहा की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करके उसकी खोजबीन शुरू कर देते हैं। नेहा के दोस्तों ने बताया कि आखिरी बार नेहा को जो है बायोलॉजी लैब के पास यूनिवर्सिटी में देखा गया था और इसी के अनुसार जो है पुलिस जो है वो नेहा के पेरेंट्स जो है वो रात के तकरीबन 8:30 बजे दयालबाग इंस्टीट्यूट कॉलेज के उस लैब के पास पहुंच जाते हैं जहां पर आखिरी बार नेहा को देखा गया था। स्टाफ को बुलाया जाता है क्योंकि लैब में ताला लगा हुआ था तो स्टाफ के द्वारा ताला खुलवाया जाता है और जैसे ही उस लैब का ताला खुलता है वहाँ का नज़ारा देखकर पुलिस के साथ साथ नेहा शर्मा के जो पेरेंट्स के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लैब में देखते हैं वो कि नेहा ज़मीन पर पड़ी हुई है, ज़मीन पर बहुत सारा खून फैला हुआ है, नेहा के हाथ पीछे बंधे हुए हैं, उसके मुंह पे कपड़ा ठूसा गया है, उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान हैं और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। यानी कि देखने से ऐसा लग रहा था कि नेहा के साथ किसी ने दरिंदगी की है, मतलब बलात्कार किया है और उसके बाद जो उसकी बेरहमी से हत्या करती है। अब पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। टेक्निकल टीम वहां से फॉरेंसिक टीम को बुला लिया जाता है और लैब को सील कर दिया जाता है। जरूरी सबूत वहां से जुटाए जाते हैं और सुबह होते होते ही खबर आगरा के अखबारों में या बोले तो सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। अब लोग जब ये खबर देखते हैं तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं क्योंकि भाई इस तरीके से दिन दहाड़े एक पीएचडी स्टूडेंट की हत्या हुई थी। हत्या से पहले उसके साथ जो है दरिंदगी भी हुई थी। ये देखकर वहाँ के जो लोग होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। पुलिस के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। इसी के चलते सबसे पहले पुलिस कॉलेज के स्टाफ से पूछताछ करती है क्योंकि 2013 में सीसीटीवी कैमरे बहुत जो है कम हुआ करते थे या बोले तो नहीं हुआ करते थे। अब देखिए इधर पर लैब के आसपास कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ था। अब उस दिन लैब में जो है नेहा शर्मा के साथ किसने ऐसी दरिंदगी की तो इसके बारे में जो है पुलिस पता लगा रही थी। अब देखिए उसका पता लगाने का केवल एक ही माध्यम था कि कॉलेज के स्टाफ और छात्रों से पूछताछ की जाए। पुलिस यहाँ पर सभी स्टाफ मेंबर से पूछताछ करती है और नेहा शर्मा के कुछ दोस्त भी होते हैं, उनसे बात करती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगता है।
उन्हें बस इतना ही मालूम चलता है कि 15 मार्च को नेहा शर्मा को बायोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखा गया था। उसके अलावा किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। नेहा के कुछ खास दोस्त होते हैं, जब उनसे पूछताछ पुलिस करती है तो कहते हैं कि भाई हमारा नाम सामने नहीं आना चाहिए। वो बोलते हैं कि भाई हमारा नाम इधर पर सामने नहीं आना चाहिए। आपको जो है एक लड़का होता है जिसका नाम होता है उदय स्वरूप, इस लड़के से आपको पूछताछ करनी चाहिए। अब देखिए, पुलिस जो है इस लड़के के बारे में जानकारी निकालती है तो मालूम चलता है कि लड़का अक्सर इसी कॉलेज में घूमता रहता है। इसके नाना इस कॉलेज के चेयरमैन हैं और एक्स आईएएस ऑफिसर भी हैं। क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी पावरफुल लोग थे, इसलिए कॉलेज में बिना किसी काम के घूमता रहता था। क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी पावरफुल लोग थे, इसलिए इस लड़के को जो है इस कॉलेज में बिना किसी दिक्कत के जो है कोई भी जो है मना नहीं करता था। ये कभी भी आता जाता था और बेखौफ जो है घूमता फिरता था कॉलेज में, इसे कोई रोकता नहीं था। अब आखिरी बार जब नेहा को लैब की तरफ जो है जाते हुए देखा था तो उस लैब में जो है उदय नाम का जो लड़का होता है उसको भी जाते हुए देखा गया था। अब इसी के आधार पर पुलिस जो है उदय स्वरूप के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर उदय साफ साफ पुलिस को कह देता है कि वो किसी भी नेहा शर्मा नाम की लड़की को नहीं जानता है। अब क्योंकि एक तो उदय स्वरूप की फैमिली काफ़ी स्ट्रांग थी, उसके नाना एक्स आईएएस ऑफिसर थे, इसलिए पुलिस यहाँ पर उदय से स्ट्रिक्टली इंटरोगेशन जो होता है वो नहीं करती, मतलब सख्ती से पूछताछ नहीं कर पाती है। और पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं था कि जो भाई उससे पूछताछ करे। लेकिन हालांकि पुलिस को एक सस्पेक्ट तो मिल चुका था, पुलिस को शक तो था, लेकिन उसके खिलाफ जो है एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। और इसी के चलते जो है पुलिस बारी बारी से जो छात्र होते हैं कॉलेज के उनको जो बुलाती थाने में और पूछताछ करती है। और ऐसे करके पुलिस तकरीबन 250 लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता है, कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आ पाता है जिसको शक के दायरे में रखा जा सके। केवल और केवल उदय स्वरूप की तरफ ही पूरा शक जा रहा था। अब इधर जो है भाई पुलिस जो है नेहा के पेरेंट्स से पूछताछ करती है और ये जो उदय स्वरूप नाम का लड़का इसके बारे में चर्चा करती है। तो इसके जो पेरेंट्स बताते हैं, नेहा के पेरेंट्स, के हाँ ये जो उदय स्वरूप नाम का जो लड़का है ये अक्सर नेहा का पीछा करता था और कई बार जो है माता पिता को जो है नेहा ने बताया भी था। अब यानी कि यहाँ पर मेन सस्पेक्ट जो है वो उदय स्वरूप ही था, उसका जो है इस केस में ज़रूर कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन पुलिस जो है उसको अरेस्ट करने के लिए कोई ना कोई जो है सबूत जो इधर पर ढूंढ रही थी, मतलब कोई ना कोई कारण चाहिए, एक ठोस कारण चाहिए उसको अरेस्ट करने के लिए। क्योंकि उदय जो स्वरूप था वो एक पावरफुल जो है एक प्रकार से बोले तो लड़का था। क्योंकि जो उदय स्वरूप था वो एक जो है अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था। अब इधर होता क्या है कि फॉरेंसिक टीम जो है लैब में जाती, जहाँ से जो है नेहा की बॉडी मिली थी। अब वहाँ पर बारीकी से एविडेंस कलेक्ट किया जाता है तो पुलिस को वहाँ से बालों के कुछ सैंपल मिलते हैं। अब बालों के सैंपल को जब फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है, अब यहाँ पर जो है उदय स्वरूप के घर जाकर उसके बालों के सैंपल भी लिए जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों के हेयर सैंपल 100% मैच कर जाते हैं, जिससे ये बात प्रूव हो जाती है कि जिस वक्त नेहा शर्मा की हत्या बायोलॉजी लैब में हुई थी उस वक्त उदय स्वरूप जो है उधर पर मौजूद था। अब पुलिस के लिए इतना सबूत काफ़ी था उदय स्वरूप को पकड़ने के लिए या फिर बोले तो गिरफ्तार करने के लिए। अब इसके लिए जो है वो अगले दिन जो है उदय स्वरूप को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्योंकि उदय स्वरूप के नाना एक एक्स आईएएस ऑफिसर थे तो पुलिस के खिलाफ ही कोर्ट में केस डाल देते हैं कि हमारे घर में इस तरह से फैमिली को परेशान किया जा रहा है बिना किसी एविडेंस के। अब पुलिस को ये तो मालूम चल ही गया था कि उदय का इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन पुलिस को कुछ और ठोस सबूतों की आवश्यकता थी। और इसी के दौरान जो है पूछताछ में पुलिस को मालूम चलता है कि बायोलॉजी लैब के जो टेक्नीशियन है जिसका नाम यशवीर है, यशवीर को 15 मार्च 2013 की दोपहर को नेहा शर्मा की गाड़ी ले जाते हुए देखा गया था। पुलिस के लिए इतना ही काफ़ी था, वो तुरंत यशवीर को उठा लेती है। यशवीर से पूछताछ की जाती है कि नेहा शर्मा की गाड़ी उसको कैसे मिली और वो उसको लेकर कहाँ गया था। अब वो पुलिस को बताता है कि नेहा शर्मा की गाड़ी की चाबी उसे उदय स्वरूप ने दी थी और ये कहा था कि इस गाड़ी को जो है किसी भी सुनसान इलाके में जाकर खड़ी कर देना और जो है गाड़ी को लॉक कर देना। अब यहाँ पर जो उदय स्वरूप है वो फिर से फंस चुका था। यशवीर के बयान के आधार पर पुलिस फिर से यहाँ पर उदय स्वरूप को अरेस्ट कर लेती है। इस बार पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत था कि जिसका यहाँ पर मर्डर हुआ है उसकी गाड़ी उदय स्वरूप ने यशवीर को क्यों दी थी और साथ ही जो है उसके हेयर सैंपल्स भी लैब में पाए गए थे। इतना सबूत पुलिस के लिए काफ़ी था। अब पुलिस जो है भाई स्ट्रिक्टली इंट्रोगेशन करती है उदय स्वरूप से। अब बहुत स्ट्रिक्टली जब पूछती है तो भाई उसने सारी बातें जो है पुलिस को बता दी और वो पुलिस को बताता है कि नेहा शर्मा की हत्या उसी ने की है। अब वो इधर पर ये कहता है कि भाई मेरी बहुत पहले से जो है नेहा शर्मा पर नज़र थी, लेकिन जो नेहा शर्मा है मुझे भाव नहीं देती थी, इसलिए उसने जो है बायोलॉजी लैब के जो टेक्नीशियन थे
यशबीर उससे ये कह रखा था कि जिस दिन भी नेहा लेब में अकेली होगी मुझे बता देना। अब 13 तारीख को जो है उदय स्वरूप को ये मौका मिल जाता है और उस दिन नेहा बायोलॉजी लैब में अकेली गई थी। वहाँ पर यशबीर जो है नेहा के अलावा कोई भी नहीं था। यशबीर तुरंत उदय स्वरूप को फ़ोन करके बताता है कि भाई जो है नेहा अकेली है, तो फट से जो है जो उदय स्वरूप होता है वो लेब में चले जाता है और वहाँ पर आता है। वो अपने साथ जो है क्लोरोफॉर्म लेकर आता है। उसका इरादा ये था कि पहले वो नेहा शर्मा को बेहोश करेगा, फिर उसके साथ दरिंदगी करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जो क्लोरोफॉर्म वो लेकर आया था वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था। वो हालांकि नेहा शर्मा के मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं होती है। इसी बीच इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। नेहा शर्मा अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उदय स्वरूप के आगे अपने आप को बचा नहीं पाई, तो उदय पहले उसका हाथ बांधता है, फिर उसके साथ दरिंदगी करता है। और जब नेहा अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी तो वहीं पर एक कांच का जो बीकर होता है उसको तोड़कर नेहा के ऊपर 17 बार वार करता है। जब तक उसे ही लगता है कि नेहा जीवित है तब तक वो उसके ऊपर वार करता रहता है और उसके बाद वो नेहा की हत्या कर देता है। नेहा शर्मा की हत्या करने के बाद जो है उस जो गाड़ी की चाबी होती है वो यशबीर को दे देता है, उसे एक सुनसान जगह पर खड़े करने के लिए। और साथ ही नेहा का मोबाइल वो अपने साथ ले जाता है। जब उसके पेरेंट्स जो है नेहा को कॉल कर रहे थे तो इसी ने 2 बार जो है फ़ोन उठाया था और बाद में जो है इसने नेहा शर्मा का जो फ़ोन होता है कहीं जंगल में झाड़ियों में फेंक देता है। पुलिस ने वो फ़ोन भी ढूंढ लिया है, वो गाड़ी भी ढूंढ ली है। सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और यहाँ पर मुख्य सस्पेक्ट उदय स्वरूप को बनाया गया, साथ ही यशबीर को भी सस्पेक्ट बनाया गया। 2016 तक इस केस की कार्रवाई चलती रही, लेकिन 2016 में यशबीर और उदय स्वरूप को बेल मिल गई। जब नेहा शर्मा के घर वालों ने हाई कोर्ट में इसकी अपील की तो फिर से यहाँ पर इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। यशबीर और जो उदय स्वरूप है वो आज भी जेल में है। अब इनको जो है आगे बेल नहीं मिलेगी और साथ ही इनके जो किए गए जो ये अपराध है इसके लिए इनको कड़ी से कड़ी सज़ा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। अब इस सच्ची घटना से आपको क्या सीख मिलती है आप जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर जो है भाई इस टाइप से आजकल केस बहुत हो रहे हैं तो आप सतर्क रहिए। तो इधर जो है वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से बहुत सारी सच्चे घटना को लेकर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।